यहाँ पे 29,000 करोड़ रुपए जो है भारतीयों ने विदेश के अंदर है जो कि सेटलमेंट कर रखा है। समझ गए? तो ओवरसीज असेट जो है ना वो इंडियन रेसिडेंट है जो कि आज के टाइम पे होल्ड करते हैं। और ये पता है सिर्फ कितने लोगों ने करा हुआ है? बताइए कितने हजार लोग होंगे? 29,000 करोड़ रुपए। कितने लोगों के पास? सिर्फ 5,500 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आईटीआर के अंदर 29,000 करोड़ रुपए के असेट है जो कि डिस्क्लोज करे हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं करे होंगे, लेकिन जिन्होंने डिस्क्लोज करे ना, जिन्होंने, वो बताया यहाँ पे। डिस्क्लोज करे तो ऑब्वियसली उन्होंने कोई ना कोई वैलिडेट तरीके से ही पैसा है जो कि कमाया है ना? तो चलिए ठीक है, पहले तो 60,000 लोग थे, आज के टाइम पे 2.5 लाख लोगों ने जो है अपने फॉरेन एसेट है जो कि डिक्लेयर करें, जिसमें से मेजरली टोटल तो क्या 2.5 लाख के आसपास है। हाँ, जिसमें से 5,000 तो जो है वो बाद में आईटीआर है जो कि अपडेट हुई है, जिसके अंदर उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो टोटल मिला के 30,000 टैक्स पेयर वॉलंटरली उन्होंने डिक्लेयर किया है फॉरेन एसेट्स। 30,000 का है। 30,000 लोगों ने 29,000 करोड़ रुपए जो कि डिक्लेयर करे हैं। तो अभी क्या है कि काफी सारे कंप्लायंसेस स्ट्रांग हो चुके हैं सीबीडीटी के द्वारा, तो इसलिए काफी लोगों ने पहले से ही जानकारी है जो कि दे दी है। अदरवाइज क्या है कि वो पेनल्टी और वो सब जो है वो बहुत ज्यादा हो गए, तो इसकी वजह से लोगों ने पहले बता दिया, और ये बहुत अच्छी बात है ना? हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंसेस है, तो ये कई सारे हमने कैंपेन भी लॉन्च किए थे कि आप सबको जानकारी दे दो, वो ज्यादा बेटर है। तो 24,000 लोगों ने तो आईटीआर में फिल किया, 5,000 लोगों ने बाद में वापस से बताया। एडिशनल 1,000 लोगों ने जो है वो फॉरेन इनकम भी जो है यहाँ पे डिस्क्लोज करी है। और 7,000 के आसपास लोगों ने अपना रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट भी स्टेटस है जो कि चेंज किया है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो आज के टाइम पे काफी लोग हैं जो कि भारत के अंदर टैक्सेशन को इवेट करने के लिए विदेश के अंदर अपनी संपत्ति है जो कि रजिस्टर करवा रहे हैं, और वहीं पर ही टैक्स जो है, जो भी टैक्स है वहां का पैसा वहीं पे रख रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो टैक्सेशन थोड़ा कम होता है। हमारे यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे टैक्स जो है वो बहुत आधे से भी कम कर देना चाहिए, सो दैट जो लोग टैक्स चुरा रहे हैं ना, देखो सरकार को कुल मिला के क्या करना है, सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए। समझ गए? अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि सरकार के पास 15 लाख करोड़ रुपए, मान लेते हैं, एक बार एक नंबर ले लेते हैं, वो मिल रहा है 3 करोड़, मान लीजिए टैक्स से 3 करोड़ लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाया, अज्यूम करते हैं, और 15 लाख करोड़ मिल रहा है। और टैक्स मान लीजिए नॉर्मली जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 15% ऑन एवरेज है, एक बार अज्यूम कर लेते हैं। क्यों ना सरकार अगर इसको 50% रिड्यूस कर दे टैक्स रेट को, तो यहाँ पे लोग अपने आप वैसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो इवेट करने की नहीं सोचेंगे। फिर लोगों को लगेगा कि ठीक है ना यार, 5-7% की बात है, दे देगा के खत्म करो, कम से कम शांति से तो रहेंगे, कम से कम जो है वो कंप्लायंसेस इश्यू तो नहीं आएंगे। तो लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा टैक्स होता है तब छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर ये टैक्स को कम कर दिया जाए तो शायद मुझे लगता है सरकार ज्यादा पैसे कमाएगी। लेकिन वही वाली बात है कि ब्लैक, ठीक है, अभी भी सरकार ने खैर टैक्सेस तो खैर वसूल ही रहे हैं बैंकर। तो यहाँ पे ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच है जो कि प्रायोरिटाइज किया गया सरकार के द्वारा। सीबीडीटी ने बोला देखो भाई ट्रस्ट कर लो हम पे, ज्यादा अच्छा है, क्यों जबरदस्ती पंगे में पड़ रहे हो। तो काफी लोगों ने जो है वो डिक्लेयर भी करा है, ये बहुत अच्छी बात है वैसे। समझ गए? तो काफी कैंपेनिंग है जो कि इसको लेकर करी गई। आगे बात कर लेते हैं पर्वतमाला परियोजना। अब पर्वतमाला परियोजना का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कोई पर्वत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर्वतमाला के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे अभी जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने अप्रूवल दिया है दो रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। रोपवे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो उत्तराखंड के अंदर हम लोग जो बना रहे हैं ठीक है, पर्वत वाला माला परियोजना के तहत गोविंदगढ़ और हेमकुंड साहब को 12 किलोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, सोनप्रयाग और केदारनाथ को 12 किलोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के रोपवे जो कि लगाते हैं, ये इजी तरीका होता है माउंटेन के अंदर ट्रैवल करने का, शॉर्ट डिस्टेंस हो जाता है, टाइम कम लगता है, इजीली जो है वो मेंटेन हो जाता है, टूरिज्म भी डेवलप होता है। तो काफी अच्छा तरीका है। तो दो लोकेशन के ऊपर है जो कि हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम लोग टोटल जो है देश में 20+ रोपवे जो है वो हम लोग बनाने के ऊपर काम है जो कि कर रहे हैं, है ना? सिक्किम की बात करें तो वहां पर भी जो है हम लोग गुरु गोविंद, वहां पर भी हम लोग सिखिज्म के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह गोविंद सिंह जी जो है उनको डेडिकेट है जो कि किया गया है गोविंदगढ़। तो वहां से हम लोग इसकी शुरुआत है जो कि अभी कर रहे हैं। ऑलराइट। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया, बजट में भी 22-23 में बात करी गई थी, जिसको डेवलप है जो कि किया जा रहा है। एम यही है कि डिफिकल्ट टेरेन को कनेक्ट किया जाए इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, ताकि टूरिज्म और लोकल लोगों को दोनों को जो है वो मदद है जो कि मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। जापान में पिछले 20 से 30 साल में
पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा फॉरेस्ट फायर है जो कि जापान में देखने को मिली है। नॉर्मली जापान में फॉरेस्ट फायर का इतना बड़ा इशू जो है वो कंसर्न देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार अभी रिसेंटली 2000 जो फायर फाइटर्स हैं जो कि डिप्लॉय करे हुए हैं ताकि आग को रोक सके। तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना वैसे वैसे फॉरेस्ट फायर के भी इश्यूज है जो कि आ जाते हैं। अब देखिए टेम्परेचर इतना बढ़ेगा ना, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में बहुत जगह पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग जापान का ये मैप है, तो और इस रीजन के अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिली है। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर है जो कि आई है, और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेन टेरेन है। वैसे भी जापान आपको मालूम ही 80% तो वैसे भी जापान जो है वो माउंटेन एरिया ही है ना। इस एरिया को फिशरीज टूरिज्म के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस माना जाता है। और हाईएस्ट पीक माउंट फिजी है, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं बिकॉज काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स है जो कि यहाँ पे आते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। और ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल है साउथ के अंदर, है ना। और कोल्ड कॉन्टिनेंट के तौर पे नॉर्थ के अंदर वाले रीजन में माना जाता है। शिनोनो रिवर है जो कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट है जो कि मानी जाती है। ठीक है, मिशन 300 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। खैर, वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन ग्रुप ने मिलकर जो है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर 300 मिलियन लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाएंगे, जो नॉर्दर्न अफ्रीका का जो रीजन है ना उनको। तो ये इसका नाम मिशन 300 है जो कि रखा गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पेपर में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन है जो कि इसके अंदर काम कर रहा है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलकर काम कर रही है। तो 60 करोड़ लोग हैं जो कि सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं आज भी, और इलेक्ट्रिसिटी उनको नहीं मिल पाती है। 83% ग्लोबल अनइलेक्ट्रिफाइड पॉपुलेशन यहीं पे ही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आधे, कम से कम 50% लोगों को, पॉपुलेशन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देने के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है बताइए। कार्बन इंटेंसिटी, जल्दी बताइए। आ, यहाँ पे गंधर्व ने सीजी एसएटी एग्जाम है जो कि स्टेज 1 क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फीलिंग फॉर एवर टीचिंग स्टार्ट करने से पहले कोई बुक रिकमेंड करें, चलो ठीक है वो भी कर देंगे आपको कल से अच्छी बुक। और बताओ। कार्बन स्ट्रेंथ नहीं होती है, कार्बन इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरे को ये 10 मोबाइल फोन बनाने पड़े तो कितना कार्बन है जो कि मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मैं 10 मोबाइल फोन, अगर मैं 2 साल पहले जो बनाता था और कार्बन रिलीज होता था, तो वो हर साल कम होना चाहिए। मोबाइल फोन में 10 ही बना रहा हूँ, लेकिन वो कार्बन इंटेंसिटी उसकी कम होनी चाहिए, तभी क्लाइमेट को बेनिफिट होगा, तभी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा। तो अगर मेरे को 10 से 100 फोन भी बनाने हैं ना, तो मुझे कार्बन इंटेंसिटी कम रखनी है। तो कार्बन इंटेंसिटी का मतलब है कितना कार्बन डाइऑक्साइड है पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने पे आप निकाल रहे हो किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर। समझ गए, कार्बन इंटेंसिटी मेजर करता है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन ए स्पेसिफिक सेक्टर और इकोनॉमी। समझ गए, तो हमारा इमिशन को रिड्यूस करने का टारगेट होता है कि अगर मैं 10 मोबाइल फोन बना रहा हूं तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम है जो कि निकलना चाहिए, उसी को कार्बन इंटेंसिटी है जो कि कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि स्टील सेक्टर में हम लोग देखते हैं पर टन, अब जब हम लोग स्टील बनाते हैं तो CO2 कितना इमिट है जो कि होता है। तो हमने कार्बन इंटेंसिटी को जो है वो जीडीपी की ग्रोथ पर कैपिटा बाय CO2 मिशन के तौर पे भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो कार्बन इंटेंसिटी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हमारे पेरिस एग्रीमेंट में भी हमने बोला है कि हम लोग 45% रिड्यूस करेंगे 2030 तक, 2005 के लेवल के हिसाब से। ठीक है, चलिए। तो ये कार्बन इंटेंसिटी है, कार्बन फुटप्रिंट है। तो कितना ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो तो कार्बन फुटप्रिंट है। और कार्बन इंटेंसिटी का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट हो रहा है पर यूनिट के हिसाब से जब कोई भी इंडस्ट्री काम कर रही है। तो समझ गए, जिसके अंदर स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे काफी बड़ा कंसिडर है जो कि किया जाता है ना। स्टारलिंक और EU टेलसेट के बारे में बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा ना कि अभी यूक्रेन वॉर के अंदर कोई भी मिलिट्री कम्युनिकेशन या जो सिविलियन कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो पूरा का पूरा स्टारलिंक की मदद से हो रहा है। एलन मस्क की कंपनी है जो कि यूक्रेन को मदद कर रही है पूरा कम्युनिकेशन के अंदर। रिसेंटली जो है उसने मना कर दिया, ठीक है, कि हम अगर आपको ड्रोन
अगर आपको यूज करने हैं यूक्रेन को, तो हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन नहीं अवेलेबल करवाएंगे स्टारलिंक से। तो अभी यूक्रेन बेचारा ड्रोन अटैक भी नहीं कर पा रहा है। तो अभी रिसेंटली जो यूरोप की सैटेलाइट है, EU टेलसेट, उस यूरोप की सैटेलाइट है, उसने हेल्प करना है जो कि इनको स्टार्ट किया है। तो स्टारलिंक जो है वो स्पेस एक्स के द्वारा ही बनाया गया है ना। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जो कि हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी जो है वो रिमोट एरिया में भी अवेलेबल करवाती है। तो स्टारलिंक ने स्पेस के अंदर 7,000 सैटेलाइट है जो कि भेज रखी है, सोचिए 7,000। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो जो ईयू टेलसेट है, इसने 630 सैटेलाइट है जो कि भेजी हुई है। कहा 7,000 कहा 600, सेकंड नंबर पे है, सोचिए आप। तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है जो कि इसने बना रखी है स्टारलिंक से। तो आप अगर पहाड़ के क्या, अगर हिमालय के ऊपर भी बैठे होंगे ना, माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी, तब भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। या फिर कहीं गुफा के अंदर किसी जंगल में होंगे तब भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो हमने तो क्या इसको अप्रूवल दिया नहीं अभी तक, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी प्राइवेसी और हमारे यहाँ पे प्राइसिंग कंसर्न की वजह से। हालांकि क्या अभी ट्रम्प जो है वो प्रेशर बनाएगा इंडिया के ऊपर स्टारलिंक को परमिट करने के लिए। ऑलराइट, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। 10 महत्वपूर्ण सवाल आज के कौन कौन से हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव क्या है मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर का, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल किया गया। ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ द मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, कौन सी एंटिटी जो है वो देखती है। 2 मेजर रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर कौन से हैं।